अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। आज 21 फरवरी और इसी ट्यूसडे को आज ये हमारा रूटीन के हिसाब से जो प्रोग्राम होता है वो है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। हमारा जैसे कि आपको मालूम है ये लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। कोई भी आपको कानूनी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि जो मेरे लिए पॉसिबल हो, जितना वक्त मुझे इजाज़त देता है, मैं आपको गाइड कर सकूं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि जब आपकी मुझसे बात होती है तो बग़ैर किसी वकील से अपना केस डिटेल में डिस्कस किए बग़ैर बेहतर नहीं होगा कि आप अपना केस सबमिट करें। कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपना जो भी आपका कानूनी मसला है उस सिलसिले में डिटेल में किसी वकील से जाकर ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको यूके में रहते हुए किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मेरा नाम शहजाद है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बोलिए। मेरे पास रिटेन्ड ऑफ राइट है जी और मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप इस स्टेटस पे मैक्सिमम विद इन 1 ईयर कितनी देर आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं। और ये मुझे क्योंकि जब रिटेन्ड ऑफ राइट मिला ना गालबन 3 महीने पहले, तो इसकी एक्सपायरी डेट है 2021। लेकिन मैं अपनी जो परमानेंट रेजिडेंट है वो आफ्टर 1 मंथ अप्लाई कर सकता हूँ। लास्ट ईयर मैं 3 महीने कंट्री से बाहर रहा था, जो कि 22 फरवरी से लेके 25 अप्रैल देखिए, तक साल में जो है ना वो मैक्सिमम तो 6 मंथ्स होते हैं। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रहें तो आपकी वो जो कंटिन्यूटी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आइडियली 3 महीने से ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। जी, तो मैं यही पूछना चाहता था कि पिछले साल सर मैं 3 महीने तो रह चुका हूँ। अब वो मेरा जो पीरियड है वो 22 फरवरी को कवर हो गया लास्ट साल में। अब नेक्स्ट ईयर में मैं 3 महीने रह सकता हूँ, 3 क्योंकि महीने मैंने तक। फिर आके जी परमानेंट रेजिडेंट भी अप्लाई करनी। जी ये मेरा बेसिक क्वेश्चन। जी बिल्कुल, 3 महीने, एज लॉन्ग एज 3 महीने से ज़्यादा साल में आपका जो है वो स्टे बाहर ना हो तो फिर कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अपने प्लीज़, अब आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। अगर टीवी का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया अपना तो वो काइंडली बंद कर दें। बोलिए, क्या बंद सवाल कर दिया है? जी जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो जी, जाकिर साहब कैसे हैं आप? जी, मैं अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि हम 2006 में आए थे, मैं और मेरी वाइफ। जी जी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा बेटा हुआ 2007 में। फिर हमने 2009 में ह्यूमन राइट्स से केस किया था। तो वो केस काफ़ी अर्सा चलता रहा, मतलब रिफ्यूजल आए, फिर हम कोर्ट में गए, फिर रिफ्यूजल, फिर हमने रिकन्सिडर डाली और फिर उसके साथ मेरे 2 बच्चे और भी हो गए। 2015 में फिर हमने जो है वो असाइलम भी कर लिया और उसके बाद फिर भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर कोर्ट में गया और जज ने जो है वो असाइलम तो डिसमिस कर दी अपील, लेकिन यह कि ह्यूमन राइट्स पे हमें 2.5 साल की उन्होंने लिखी दे दी। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का, बेटी 7 की है, छोटी बेटी 4 साल की है। तो अब मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। तो मुझे ये पूछना था कि वो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बस यही सवाल। जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। जी देखिए, आपने जिस तरह की खुद ही बताया कि जो आपकी असालम की जो अपील थी, वो असालम आपको रिफ्यूज़ कर दिया था। आपको आर्टिकल 8 पे शायद उन्होंने, या आपकी जो यहाँ पे प्राइवेट फैमिली लाइफ है उस बेसिस पे यहाँ पे आपको 2.5 साल का वीज़ा दिया है। अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया और वही आर्टिकल 8 या प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ पे आपको अगर यहाँ पे स्टे दिया है, आपकी वाइफ पाकिस्तान में जाना चाहें तो कोई उनको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर उनको ऑब्वियसली, अगर आप लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस मिला है, जो कि आपने कहा है कि आपके असालम की डिसमिस कर दिया था, अगर रिफ्यूजी स्टेटस मिला हो और फिर आप अपने मुल्क जाएं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चूँकि आप लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला तो अगर आपकी वाइफ या आप पाकिस्तान जाते हैं तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वापस आने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, टेलीफोन कॉल्स, उसी सिलसिले को जारी रखते हैं। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मुझे सवाल आपसे करना है कि जी जी मेरी फ्रेंड के लिए करना है, कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए क्या सवाल है आपका। जी, एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी सिटीजनशिप के लिए, और रिकंसीडर के लिए डाली, वो भी रिफ्यूज हो गई। तो अब आगे वो उसे उसे कोई वकील ही नहीं मिल रहा कि वो आगे जाए कोर्ट में लेने के लिए, क्योंकि सुना है कि अभी लीगल एड पे नहीं करे वकील। देखिए क्योंकि जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि किस वजह से उनकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई। रिकंसिडरेशन ऑब्वियसली उसमें क्या ग्राउंड्स थे और क्यों रिफ्यूज़ हुई, लेकिन बहरहाल वकील बहुत सारे हैं। आप किसी भी वकील के पास भी जाके आपकी फ्रेंड डिस्कस कर सकते हैं, और अगर उनको उसमें कुछ 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 जान हुई या कोई ग्राउंड बनते हो तो आई एम श्योर वकील जो है वो ज़रूर असिस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रही है और क्या सवाल है? जी सर, मेरा एक ही सवाल है कि जी मेरा जी यूरोपियन पासपोर्ट है, जी जी। और मुझे ये जानना है कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए रेसिडेंट परमिट जरूरी है? नहीं देखिए, ज़रूरी तो कोई, आपका कौन सी नेशनैलिटी है आपकी? यूरोपियन, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज़। देखिए ज़रूरी तो नहीं है, आप वैसे ही रह सकती हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि ब्रेग्जिट आपको पता है कि यूके जो है वो यूरोप से बाहर निकल रहा है, और वो एक प्रोसेस अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में मुतवक्किल है कि वो शुरू हो जाए। तो बेहतर ये है कि रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रही हैं और आप काम भी कर रही हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ज़रूर यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करें, ताकि जो भी इस सिलसिले में फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उससे आप अफेक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जाकिर साहब, मैं ईस्ट जी लंदन से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। मैंने ये पूछना था, हमारा ना 7 ईयर बेस पे केस था, जी जी तो उसको हमारा रिफ्यूज हो गया था। जी एडिशनल ग्राउंड भी उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। जी जी तो हमारे वकील ने प्रोटोकॉल डाला था, जी जी तो उसको भी वो नहीं माने। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका केस ना उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया है। तो एक जी। तो सर्टिफाइड में क्या, इसका क्या मतलब होगा कि वो अभी कोई काम ज्यादा खराब हो गया है? तो उसके बाद वो कह रहे थे कि मैं अब जुडिशियल रिव्यू में जाऊंगा। तो मैंने ये पूछना था कि जुडिशियल रिव्यू में कितना टाइम लगता है, और जो सर्टिफाइड केस हुआ है वो मान क्यों नहीं रहे? तो उसका कोई ज्यादा तो नहीं? देखिए, सर्टिफाइड केस 7 साल का बच्चों को हो गया है। आम लफ्ज़ों जी में सर्टिफाइड केस का मतलब ये होता है कि आपकी केस जो है वो काफ़ी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो होम ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो नहीं हाँ जी। बनता और वो काफ़ी वीक है, ठीक है ना, और उसमें कोई ज़्यादा जान नहीं है, तो उसको सर्टिफाई कर देते हैं, अपील का राइट नहीं देते, या जो भी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन आप बिल्कुल अगर चाहें तो जुडिशल रिव्यू में उनके फैसले के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। आपका जो है अक्सर ऐसा होता है कि होम ऑफिस जो है वो केस को सर्टिफाई कर देता है, और बाज़ का JR में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं, हर केस डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसा होता है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। तो जहाँ तक JR का ताल्लुक है, जुडिशल रिव्यू का ताल्लुक है, कि अगर वो आप करती हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो आम तौर पे तकरीबन 6 महीने का टाइम है। इससे ऊपर नीचे ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन आम तौर पे यही टाइम फ्रेम है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम मसरूर भट्ट है, मैं लूटन से बोल रहा हूँ। गुजारिश ये है कि एक्चुअली में मुझे एक इन्फॉर्मेशन दरकार है। जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली में मेरी पूरी फैमिली जो उनसी है वो स्पेनिश नेशनल है, जी जी और पूछना ये चाह रहे हैं इस चीज़ के मतलब ये जो ब्रेक्जिट का और ये ऐसा जो कानून चल रहा है, रूल रेगुलेशन जो उनसे आजकल अभी आई डोंट नो क्या इम्प्लीमेंट है इसका इन द लॉन्ग टाइम। जी तो इसमें अगर हम स्पेनिश नेशनल है, मैं तकरीबन 3 सालों 2014 से यहाँ हूँ जी और फैमिली के साथ, तो इसके लिए क्या मतलब है हमें जो उनसे करना चाहिए सर? मतलब इन द लॉन्ग टाइम हमें कोई मसला ना हो यहाँ रहने के लिए। देखिए, इसमें बल्कि आपसे पहले, थोड़ी देर पहले भी एक कॉलर थी, यूरोपियन कॉल, जी उनका भी यही सवाल था। देखिए, जी आप चूंकि यूरोपियन नेशनल हैं,
तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड परमिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वैसे भी रह सकते हैं एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, काम शाम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जिस तरह कि आपने खुद अभी बताया कि ब्रेग्जिट का मामला होने वाला है, और मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता फ़िलहाल कि गवर्नमेंट की इस सिलसिले में क्या पॉलिसी है यूरोपियंस के हवाले से, कि क्या कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगी इस सिलसिले में। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब हालात जो हैं वो अनसर्टन है इस हवाले से, तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप यहाँ पे चूँकि रह रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और अगर आप ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि वो जो 5 इयर्स का रेजिडेंस परमिट, ताकि अगर गवर्नमेंट के इस सिलसिले में लेटर ऑन, जो कि मार्च में आर्टिकल 50 जो है वो गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली इन्वोक करेगी, तो अगर इस सिलसिले में कोई पॉलिसी में चेंजेस आती हैं, कुछ भी होता है, तो उसका इफ़ेक्ट आप पे कम से कम हो। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए या परमिट के लिए अप्लाई करें और उसमें डिले ना करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है मैं आपका? सबा बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था कि मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। जी जी। और मेरे इन लॉज की तरफ से भी काफी मुझे थ्रेट्स वगैरह मिली थी, और ये मेरा केस रिफ्यूज हो गया। होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। सोशल वाले भी इन्वॉल्व थे, पुलिस रिपोर्ट्स भी थी, सब कुछ था। तो फिर मुझे अपील का राइट दिया। मैं हियरिंग के लिए गई तो उन्होंने 2-3 दिन में ही मेरा डिसीजन भेज दिया। उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। अब उन्होंने मुझे अपर ट्रिब्यूनल में उसके लिए परमिशन के लिए दिया है फॉर्म। तो मैंने ये पूछना था कि अगर फर्स्ट टाइम कोर्ट में अगर रिफ्यूज हो जाता है तो अपर ट्रिब्यूनल में कुछ चांसेस होते हैं जीतने के या नहीं? देखिए ये तो डिपेंड जी, जब आप फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से आपका केस रिफ्यूज होता है तो अपर ट्रिब्यूनल में जब कोई परमिशन के लिए अप्लाई करता है, तो आप तुम अगर जज ने कोई गलती की हो, एरर ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के जज ने, तो तभी अपर ट्रिब्यूनल जो है वो परमिशन देती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने अगर डिसीजन दिया है तो वो चेंज ना हो अपर ट्रिब्यूनल में और एरर ऑफ लॉ ना हो। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने डिसीजन एक दिया होता है और अपर ट्रिब्यूनल फिर परमिशन दे के उसके अगेंस्ट फैसला कर लेते हैं। तो ये तो आपको जो आपके वकील हैं या जिस वकील के पास भी आप जाते हैं वही देख के बता सकते हैं, और कि आया कि जज ने कोई गलती की है कि नहीं की है और क्या ग्राउंड्स बनते हैं अपर ट्रिब्यूनल में। तो मेरा मशवरा ये है कि आप किसी वकील से जाके इस सिलसिले में मिलें और फिर उसके बाद डिसाइड करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा नाम नेहा है। मैंने एक क्वेश्चन है मेरा कि मैंने असाइलम किया था आज से 5 साल पहले। जी जी। और फिर अभी स्टिल मैं असाइलम में हूँ। मेरे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए हैं। तो 3-4 माह पहले हमने फ्रेश एप्लीकेशन डाली थी। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने हमें इंटरव्यू पे बुला लिया। तो इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने हमें बायोमेट्रिक्स भेजे हैं कि आप ये करवाएं, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं अभी तक आया। तो प्लीज आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, मतलब क्या इसका रिस्पांस होगा? मैं टीवी पे सुना चाहती हूँ, बंद कर दूंगी, आप जवाब दे दें। जी जी बिल्कुल। देखिए आपने अभी टीवी पे शायद सुन रही होंगी, आपने अभी जो फ्रेश एप्लीकेशन की है बायोमेट्रिक का उन्होंने भेजा है, तो इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि होम ऑफिस का क्या डिसीजन होगा ना। ये तो बायोमेट्रिक आपके वो ले रहे हैं, जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो फिर ही होम ऑफिस फैसला करेगा, या शायद उन्होंने फैसला कर भी दिया हो। लेकिन बायोमेट्रिक्स भेजने की बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपको दे रहे हैं, आपका केस एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको वेट करना पड़ेगा इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? शाजिया, मेरे हस्बैंड डच पासपोर्ट है मेरे बच्चों के पास, और हम 2010 में आए थे। जी जी। तो मैं चाह रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ ना, मैं चाह रही हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लीज बता देंगे आप? आप भी डच हैं? ना, मैं डच नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश लेना चाह रही हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट में। और आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया? 2010 में हम मूव हुए थे यहाँ तो पर। आप अपनी फैमिली के साथ जो सारे डच नेशनल्स हैं, आप उनके साथ 2000 हम हॉलैंड से यहाँ मूव हुए थे। तो आप 2010 से रह रहे हैं। आपके हस्बैंड जो कि डच हैं वो काम करते रहे हैं थ्रू आउट? जी, वो काम अभी तक कर रहे हैं। जी, तो फिर आप अगर आपको इतना अरसा हो गया 2010 से, तो फिर आप अभी नेशनलिटी के लिए, नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और उसमें जो कर सकती हूँ, मगर वो उसके लिए कुछ काम, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो इंग्लिश जो है, आती मुझे। देखिए नहीं
नहीं आती लेकिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नेशनलिटी के लिए अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकेंगी। खाली वो लोग नेशनलिटी के लिए नहीं, वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट होते हैं जो कि अगर मेडिकल रीज़न हो, मेडिकल रीजंस की वजह से ना कर सकें, और अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर की तरफ से क्लियर लेटर होना चाहिए कि जिसमें बताया जाए कि क्यों वो नहीं कर सकते मेडिकल रीजंस की वजह से। और या फिर अगर आपकी एज 65 या 65 से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में फिर आप एग्जेम्प्ट होती हैं। अगर आप ऐसी कोई बात नहीं है तो बेशक आप पढ़ी लिखे ना हो, आपको इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा। कोर्सेज होते हैं, मेरा कोई ऐसी ये कोई PhD आपको नहीं करा रहे, कोई बहुत हाई कोर्स नहीं करा रहे कि जो आप ना कर सकें। अगर आप नहीं भी पढ़ी लिखी, आप अगर वो कोर्सेज वगैरह करें, बहुत से कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं जो आप कुछ अर्सा करेंगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर वो इंग्लिश का टेस्ट कर लेंगी। वो आपको करना पड़ेगा और लाइफ इन द UK टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा, तभी फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही है और क्या सवाल है? मैं गजाला बोल रही हूँ और मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मेरे हस्बैंड को 6 साल की डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी 2011 के सितंबर में। तो इस साल के सितंबर में जो है ना वो यानी कि 6 साल पूरे होने हैं, लेकिन हम पूछना ये था कि अब 5.5 साल हो गए हैं, क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि सब कईयों का कहना है कि 5 साल हो जाएं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए। नहीं लीगली क्योंकि आपको हो गए। जी, नहीं, उनको 6 साल पूरे होने में जब 28 दिन रह जाए तो तभी फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप जल्दी ना करें, थोड़ा सा हौसला करें। सितंबर में उनका टाइम पूरा हो जाएगा तो तभी फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो जी, मेरा नाम जावेद है और मैं कॉल कर रहा हूँ साउथ लंदन से। जी जावेद साहब बोलिए। जी जनाब, मैंने आपसे एक मशवरा लेना था। मैं बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट आया था 7 साल पहले जी। तो उसके बाद मैंने 3 साल पहले अपने एक यूरोपियन पार्टनर के साथ शादी की थी जी। लेकिन जब मैंने शादी की थी तो उस वक्त केस डाला था, तो केस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि हम लोग इंटरव्यू नहीं जा चुके थे मेडिकल रीजन की वजह से। जी। तो बाद में जब इस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया, फिर अपर ट्रिब्यूनल उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। तो अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तो तकरीबन पार्टनर के साथ मेरे जो हालात है अब ठीक नहीं जाते हैं। तो मेरे लिए क्या मशवरा, आप क्या समझते हैं, मैं किस बेस पे केस डाल सकता हूँ या डिवोर्स की बेस पे डाल सकता हूँ या मेरी क्या सूरत बन सकती है? देखिए, आपको जो उन्होंने रिफ्यूज़ किया था होम ऑफिस ने भी और कोर्ट ने भी, क्यों क्या उन्होंने यही कहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आपकी जेन्युइन मैरिज है? हाँ बिल्कुल, वो सेटिस्फाइड। बाकी हमारे पास प्रूफ्स भी हैं 3-4 साल के, सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने यही कहा, देख लो हम लोगों ने इंटरव्यू मिस किया था ना जी बिल्कुल मेडिकल रीजन की वजह से, तो उसी को पेश बना कर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। देखिए, इंटरव्यू मिस किया था, फिर उसके बाद आप अपील पे गए थे, तो अगर इंटरव्यू मिस किया है तो वहाँ पे अपील पे भी तो आपसे सवाल जवाब हुए होंगे ना, अगर आप दोनों गए हैं तो फिर खाली इंटरव्यू के मिस होने की वजह से तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर आपको रिफ्यूज़ करेंगे। बहरहाल, चूँकि मुझे केस की डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आपकी जेन्युइननेस, शादी की जेन्युइननेस पे उन्होंने शक किया है, कोर्ट ने भी और होम ऑफिस ने भी, और फिर दोबारा आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की थी, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी अगर आपको 3 साल हो भी गए हैं और आपकी अगर शादी कामयाब, मतलब आप आपस में अलहदा होना चाहते हैं, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा मशवरा ये है, आप इस सिलसिले में किसी वकील से जाके डिटेल में मशवरा करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्बास है, मैं ब्लैकबुल से बात कर रहा हूँ सर। जी अब्बास साहब बोलिए। मैं सर के सवाल ये है कि मैं 2005 में यहाँ पर आया था, तो सालम केस तो नहीं डाला। जिस वकील के पास जाता था वो लोग कहते थे कि आपको सिर्फ ह्यूमन राइट्स का केस बन सकता है, वो भी थोड़ा पीरियड ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैंने 7 साल गुजारने के बाद 8वें साल में मैंने केस डाला ह्यूमन राइट्स का। जी। तो वो जिस तरह वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, बस वो रिफ्यूज़ किया, फिर एप्लीकेशन चलती अभी तक कुछ मेरा हल नहीं हो रहा। अभी 5 साल हो गए हैं वो केस भी डाले हुए, 12वां साल जा रहा है मुझे इस मुल्क में। ये मई में 12 साल हो जाएंगे। जी जी। तो इसमें कुछ मेरी एज भी अभी 65 स्टार्ट हो गई है। तो आप अकेले ही हैं? आप अकेले ही हैं, साथ आपकी कोई डिपेंडेंट? हाँ जी, मैं अकेला हूँ, ये प्रॉब्लम थी, अकेला हूँ। जी जी जी। तो अभी आपको केस बिल्कुल खत्म हो गया है, चल रहा है? नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है। लास्ट टाइम उन्होंने एक लेटर लिखा था होम ऑफिस ने मुझे कि
आप कौन इधर लुक आफ्टर करने वाला है? तो वो मेरे 2 कजन हैं, उनके बिजनेस है, उनका मैंने लिख के दिया। उन्होंने अपने, वो ब्रिटिश हैं, उन्होंने अपने नाम लिख के, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर सब कुछ लिख के दिया कि हम अभी इसकी लुक आफ्टर करते हैं। फिलहाल तो चूंकि आप अकेले हैं ऑब्वियसली, और 12 साल अगर आपको यहाँ पे हुए हैं तो ठीक है, 12 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा होता है, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से या अगर आप आर्टिकल 8 के हवाले से भी आजकल देखें तो 12 साल के अरसे पे आम तौर पे देते नहीं है यहाँ पे स्टे, अगर सिंगल वो हो। तो अभी फ़िलहाल आपका केस चल रहा है, आपको चाहिए कि इसको जितना चला सकते हैं चलाते रहें। और अभी देखें ब्रेक्सिट के बाद अगर कोई ऐसी एमनेस्टी वगैरह कुछ आती है तो उसमें फिर शायद आपका कुछ हो सके, लेकिन मेरा मशवरा ये है किसी वकील से जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस करें ताकि इसको मज़ीद चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है, एक वक्फे पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हमारा ये ब्रेक के बाद का आखिरी सेगमेंट है, तो इसलिए प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही है और क्या सवाल है? मेरा नाम मसीला है और मैंने आपसे एक थोड़ा मुख्तलिफ सा सवाल करना है। मुख्तलिफ सा सवाल करना है? चलें, क्या क्या मुख्तलिफ सवाल करना है आपने? मतलब ये मेरा एक भतीजा है पाकिस्तान में, जी जी, जो उसके अबू की डेथ हो गई, यानी कि मेरे भाई की, ठीक है, और उसकी उम्र तकरीबन 9-10 साल है जी। और उसकी अम्मी जो है, जब उसका अबू की डेथ हुई थी वो 6 महीने का था, फिर वो जब 1.5 साल का हुआ तो उसकी अम्मी ने री मैरिज कर ली, ठीक है, तो वो अपने घर में है अब दायरे दूसरी साथ। तो ये मेरे अम्मी अबू के पास होता है। तो मैंने वहाँ पे उसको लीगली उसकी गाइडेंस ले ली है कि मैं मतलब गार्डियन बन गई, कोर्ट के थ्रू पूरा प्रोसीजर हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अब मुझे, वो मेरा इरादा था उसको यहाँ पे बुलाने का, तो इस वजह से मैंने ये शुरू किया था उसके लिए काम। तो अब मैं उस पर कोई आपको इल्म है कि मैं क्या आगे करूंगी और क्या मुझे करना चाहिए? देखिए एडॉप्शन नहीं है ये, गार्डियन। मैं उसी पे कह रहा हूँ। देखिए आपको पहली बात तो ये है कि वहाँ पे आपको कोर्ट के थ्रू या जो भी लीगल प्रोसीजर उस हिसाब से आपको अडॉप्ट करना चाहिए उसको। अगर आपने उसको बुलाना है और तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर लिया है। जी जी ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी जो लोकल अथॉरिटी है, काउंसिल है, उनसे रब्ता करेंगी और उनको उनका जो अडॉप्शन का जो भी उनसे आप जो डिपार्टमेंट है जो भी उनसे रब्ता करके आप उनको बताएंगी कि इस तरह आप पाकिस्तान में आपने अडॉप्ट किया और आप बच्चे को यहाँ पे लाना चाहते हैं। वो आपको जो है इस सिलसिले में सारा प्रोसीजर बताएंगे। जो यहाँ का प्रोसीजर है वो आपको इंटरव्यू वगैरह करेंगे। यहाँ पे जब वो आपको जो है वो क्लियरेंस दे देते हैं, आप फिर पाकिस्तान जाके बच्चे को के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करेंगी। तो होपफुली कोई इसमें मसला नहीं होगा। और फिर अगर आप चाहें तो किसी भी वकील के पास जाके इस सिलसिले में डिटेल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं या वकील के थ्रू भी अप्लाई कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप होगी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी जाकिर खान साहब, मैं अली अर्ज कर रहा हूँ लंदन से। जी अली साहब बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2010 में एज ए स्टूडेंट आया था। जी जी मैं एज ए स्टूडेंट आया था 2010 में। जी उसके बाद फिर मैंने वर्क परमिट लिया कंपनी से प्रॉपर। मैंने वहाँ पे कंपनी में काम किया अपना, जो मेरी सैलरी 20K थी जी। 3 साल मैंने पूरा कंपनी के साथ काम किया। फिर मेरे दूसरा मैंने एक्सटेंशन करवाई एज ए वर्क परमिट एक और। अब मैं उस दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ सेम डेजिग्नेशन के साथ, लेकिन उससे ऊपर वाले लेवल पे जी। तो मेरी जो सैलरी वो 23K है। तो जो मुझे किसी ने एडवाइस दी है कि जो एक लॉ था कि अगर आप 5 इयर्स किसी भी वर्क परमिट पे रहते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट आफ्टर 5 इयर्स। मेरी अब 2 चीजें मैंने प्लीज इसमें मैंने क्लैरिटी चाहिए। एक कि किसी ने कहा है कि वो उसकी आपको कोई मेरा ख्याल है कि 35K शो करनी पड़ती है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो मैं सेम सैलरी में कर सकता हूँ? नंबर 1 हाँ या नहीं। और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है
कि अगर 35K शो करनी है तो वो कितने मंथ्स के लिए करनी है या कितने साल के लिए करनी है? मेरे 5 साल कंप्लीट होने में सिर्फ 3-4 माह रह गए। देखिए जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वो 35,000 है, ठीक है, जो मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं। और उसमें एज लॉन्ग एज आप जब अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनिट, तो उस वक्त आपकी सैलरी अगर है तो दैट्स फाइन, उसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कितने अरसे से आपकी ये सैलरी हो। जो है मतलब ये कि 3 या 6 महीने की, एज लॉन्ग एज आपकी सैलरी जो है वो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो 35,000 है, तो आप मतलब फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जाकिर खान साहब, मैं मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन था जी, बिल्कुल बोलिए। तो डिस्क्रिप्शनरी लीव मई में एंड हो रही है हमारी, तो ये बता दें कि जी आवाज़ आ रही है आपको सर? बिल्कुल आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है, बोलिए। अच्छा, जैसे मई में एंड हो रही है तो हमें सिर्फ ये पूछना था कि ये प्रीमियर सर्विस भी इस्तेमाल की जा सकती है इंडेफिनेट के लिए जो 6 साल के पीरियड पे रूट पे हैं? तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सेम डे सर्विस, प्रीमियम सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रूट पे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो एज ए डिपेंडेंट हेलो 5 ईयर या उनको पूरे 5 साल ही पूरे कंप्लीट करेंगे वो। हेलो जी 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 हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो गई है, आप बोले क्या सवाल है, कौन बोल रहे हैं आप? मैं शाहिद बात कर रहा था। जी शाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा अपने डिपेंडेंट के हवाले से सवाल है। जी बिल्कुल बोलिए। मेरे डिपेंडेंट जो वाइफ जो है वो तकरीबन 5 साल पहले एज ए टियर 1 उस पे आए थे वीजे पे। उसके बाद उनका रिफ्यूजी स्टेटस हो गया और 5 साल का, अब उनको 5 साल हो गए एज ए लीगल एज ए डिपेंडेंट। तो क्या वो आया 5 साल के बाद अप्लाई करेंगे या पहले? 5 साल क्या हो गए अब उनको? कंप्लीट हो रहे हैं जून में। नहीं, 5 साल आप क्या देखें, 5 साल टियर 1 डिपेंडेंट के तौर पे उनको मिले थे और फिर उनको वो स्विच कर लिया था उन्होंने रेफ्यूजी पे, ठीक है? जी 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 जी। तो अब आप किस चीज़ में उनके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं? एज ए डिपेंडेंट। लेकिन जब वो रेफ्यूजी हो गई है ना, जब आपकी जो रेफ्यूजी स्टेटस में चले गए तो उनको फिर उसमें 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, वो पिछला वाला अकाउंट नहीं होगा? फिर वो टियर 1 की बेसिस पे जो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन वो उसी से ड्यूरिंग टियर 1 के होते हुए जो इनको मिल गया था, ऐसे उसमें ब्रेक नहीं आया? नहीं, ब्रेक नहीं भी आया हो ना, लेकिन क्योंकि 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप टियर 1